हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। इसमें हमने इनमें से संबंधित एक एक क्वेश्चन कोशिश किया हूँ लेने के लिए। तो चलिए आज 15 दिसंबर का करंट अफेयर शुरू करते हैं और देखेंगे हम इसमें जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेटर देन कैश अलायंस। बेटर देन कैश अलायंस का संबंध किससे है? ए, गरीबी को कम करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए नकदी से डिजिटल भुगतान तक संक्रमण को तेज करना। इसका उद्देश्य है गरीबी को कम करना और समावेशी विकास को आगे बढ़ाना। किसके माध्यम से? नकद से डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ाना, उसके थ्रू समावेशी विकास और गरीबी को कम करना। पहला उद्देश्य इसका ये है। दूसरा कह रहा है, यह 75 सरकारी कंपनियों, सरकार और कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों का एक साझेदारी संगठन है। तीसरा कथन है, इसका गठन 2012 में किया गया था और भारत 2015 में इसका सदस्य बना था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? हमें सही इसमें देखना है। पहला है केवल एक, दूसरा है केवल एक और दो, तीसरा है एक और दो, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर देखा जाए तो सभी सही है, क्योंकि ये इसका उद्देश्य है गरीबी और समावेशी विकास को आगे बढ़ाना। किसके माध्यम से? नगद से हटके डिजिटल पेमेंट, जो कि इसके नाम से ही दिखा रहा है कि बेटर देन कैश अलायंस, मतलब कैश से बढ़िया है डिजिटल, तो इसलिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो इसलिए एक तो सही है। अगला है, यह 75 सरकारों और कंपनियों का संगठन है एवं एनजीओ भी है इसमें, तो ये भी सही है। भारत इसका 2015 में सदस्य बना था, इसका गठन 2012 में किया गया था, तो इसका सभी क्वेश्चन सही हैं, इसलिए इसका डी सही है। सभी विकल्प सही होने के कारण इसका सही विकल्प उत्तर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम वानी स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम वानी एक स्कीम अभी मोदी जी ने लॉन्च की है, इसके संबंध में इन कथनों को देखना है। पहला कथन, किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदला जा सकता है। कोई भी दुकान हो, पान की दुकान हो, गुटखे की दुकान हो, कोई भी किराना की दुकान हो, सबको मौजूदा डेटा ऑफिस में बदला जा सकता है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है, इस पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस होगा, ना रजिस्ट्रेशन होगा, ना ही कोई फीस लगेगा। तीसरा कथन कह रहा है, देश के सभी नागरिक को वाईफाई के जरिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें से देखना है कौन सा सही है। तो अगर हम देखें तो इनमें पहला कथन सही है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी दुकानदार किसी भी तरीके का हो दुकान, वो ये डेटा ऑफिस खोल सकता है, तो पहला सही है। दूसरा, इसमें ना लाइसेंस की ज़रूरत है, ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई फीस लगेगा, मतलब पूर्णतः फ्री है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं और देश के सभी नागरिकों को वाईफाई सुविधा मिलेगी। आप जाएंगे दुकान पे, कुछ पैसे पेमेंट करेंगे, आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट का, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पीएम वाणी के बारे में कुछ दिया गया है। इसका पीएम वाणी का नाम है पूरा फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। इसके तहत देश में वाईफाई नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इनसे देश के सभी नागरिकों को वाईफाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। और कुछ अन्य यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोक नृत्य हैं और उनके संबंधित राज्य हैं। पहला कह रहा है घूमर। घूमर का संबंध पंजाब से है। इसको घूमर एक्सप्लेनेशन तो आप लोग समझ लीजिए क्या चीज़, कुछ प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका सही। मैं इसको झूमर पढ़ रहा हूँ। झूमर पंजाब राज्य से है। गीधा पंजाब राज्य से है। छऊ डांस उड़ीसा राज्य। बम्बू डांस नागालैंड। इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही मिलान है। तो अगर हम देखें तो झूमर पंजाब से है, ये बिल्कुल सही है। गीधा भी पंजाब से है। छऊ डांस उड़ीसा से है। छऊ डांस उड़ीसा और झारखंड, वेस्ट बंगाल में भी किया जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है क्या बोलते हैं, और बम्बू डांस नागालैंड में किया जाता है, तो सभी सही है। इसका डी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। ये इसका सही आंसर है। ये बस वैसे ही मामूली जानकारी के लिए रखे हमने क्वेश्चन, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है। जैसे कि सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है ये शायद लोगों को बहुत कम पता होता है। साउथ बॉटन आइसलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, ये सबसे छोटा है भारत का। पहला है मरीन, तो ये सबको पता होगा, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क मरीन है, भारत का पहला मरीन गल्फ तो नेशनल पार्क है, तो गल्फ ऑफ कच्छ है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवलादेव नामचा, पर केवलादेव वाला जो है हमारा केवलादेव लामचा नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, ये तो हमारे फ्लोटिंग है। डांसिंग डियर यहाँ पे मिलते हैं, और टोटल 105 नेशनल पार्क हैं। ये छोटी सी जानकारी थी, यहाँ पे कोई खास इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने डाल दिया क्योंकि इसमें जो स्मॉलेस्ट था मुझे लगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से। पॉलिटी हमने 2 क्वेश्चन दिया है। इसमें देखते हैं, भारत संविधान राष्ट्रपति को वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसके संबंध में कुछ बातें लिखी हुई हैं। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। अब आपको देखना है 3 प्रकार के हैं या 4 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है।
तीसरा कथन है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति व महाभियोग संबंधित प्रावधान करता है। आर्टिकल जो 61 है वो राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित प्रावधान करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, 1 और 3, बी, केवल 2, सी, सभी, डी, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इनमें से देखें तो दूसरा गलत लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का भाग है। पहला कथन देखें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो दिए गए, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान करता है, इसलिए 1 और 3 सही है। इसका सही उत्तर ए है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के पूर्णतः वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो, 3 तरह का वीटो मिलता है। 61 में लिखा गया महाभियोग से संबंधित प्रावधान दिए गए, जो कि 14 दिन पहले नोटिस के थ्रू दिया जाता है और दोनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और एक समिति भी गठित की जाएगी जो जांच करेगी। ये सारे प्रावधान है और इसको डिटेल पढ़ना हो तो आप रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के देशांतर के संबंध में समीप का शहर कौन सा है? जो दिल्ली जिस देशांतर पे है उसके समीप इनमें से कौन सा शहर पड़ेगा? पहला है भोपाल, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है मुंबई, चौथा है अमरावती। सॉरी, यहाँ पे अमरावती होना चाहिए तो गलती से टाइप हो गया है, अमरावती है, अमरावती, डी अमरावती है। आप इनमें से बताइए कौन सा शहर सीधे दिल्ली के एकदम नीचे है ये देशांतर पे। तो इनमें से अगर देखें, अगर बेंगलुरु होता तो बेंगलुरु हो जाता, क्योंकि एक बार पूछा हुआ था तो मैंने बेंगलुरु हटा दिया था। बेंगलुरु के अलावा है तो इसमें भोपाल सही आंसर होगा, क्योंकि भोपाल सीधाई पे है, इसलिए ए सही आंसर है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दिल्ली यहाँ पे, भोपाल यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप अमरावती, अमरावती इधर है, हैदराबाद इधर है, और एक विकल्प और कौन सा था? अमरावती मुंबई था। मुंबई तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुंबई बहुत साइड में है, मुंबई इधर आता है तो मुंबई तो हो ही नहीं सकता। तो आपने देख लिया यहाँ पे भोपाल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। पहला कथन है। दूसरा कथन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सांविधिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। तीसरा कथन है, इनमें एक सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य होते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते। इनमें से सही कौन सा है ये आप चुन के बताइए। केवल 1 सही है, या फिर केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर सभी सही हैं, मतलब तीसरा कथन भी सही है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। अगर देखा जाए तो इनमें पहला कथन सही है, 1964 में इसका गठन हुआ था सीबीसी का, संथानम समिति की सिफारिश पे। दूसरा कथन देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्टैच्यूटरी बॉडी स्टेटस मिला हुआ है, तो ये भी सही है, एक बहुसदस्यीय संस्था है, तो 1 और 2 सही है। तीसरा भी सही है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, मतलब वो जो अन्य 2 सदस्य होंगे उससे 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसके सभी कथन सही है, इसलिए डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, सभी सही है तो फिर वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जानकारी थोड़ी सी अलग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा 2003 में पारित किया गया था और 11 सितंबर 2003 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। ये ही एक अलग से नॉलेज था, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो क्वेश्चन में थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्थापना राज्यों के नाम है और स्थापना दिवस है। आंध्र प्रदेश का संबंध 1953 से है, अरुणाचल प्रदेश 1987 से है, असम 1950, बिहार 1950। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर देखा जाए तो 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला सही है, क्योंकि 1953 में इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का 1987। ये हमने पहले क्वेश्चन देख लिया था, जब वो पहला वाला आप देखिएगा करंट अफेयर, उसमें मिल जाएगा आपको ये चीज़ कि 1987 की जगह हमने 1973 कर दिया था, जो कि गलत था। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में किया गया था पूर्व राज्य के रूप में, तो सही है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 में किया गया था, ये भी सही है। बिहार का भी 26 जनवरी 1950 में किया गया था, ये भी सही है। इसमें सभी सही थे, तो आप इनको देख सकते हैं। बिहार और असम तो दोनों एक ही डेट का हैं, तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए परमानेंट। और अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ था, ये भी सही है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को, असम का 26 जनवरी 1950 को, बिहार का 26 जनवरी 1950, दोनों के 50-50 ही हैं, तो अब याद रखना बहुत आसान है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र से की नींव रखता है। दूसरा कथन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तीसरा कथन है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में किया गया है। इनमें से हमें सही बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र की नींव है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला विकल्प है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी, ये भी सही है।
तीसरा है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान आर्टिकल 125 में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय यहाँ उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 215 के अनुच्छेद अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं। अनुच्छेद 215 से के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। तीसरा कथन है अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो पहला कथन संविधान के अनुच्छेद 214 237 में राज्यों की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, 214 से 237। दूसरा कथन है 215 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है और यहाँ पे 214 237 तक राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अन्य सारे डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने पिछली बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरिकेन इयोटा निम्न में से किस देश के तट से टकराया था, तो इसका सही उत्तर है मध्य अमेरिका के निकारागुआ के तट से टकराया था। इसका सी आंसर सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद।